नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वेश तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बड़ा ऐलान। सेना ने पाक में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। दुनिया देख रही है हमारी ताकत। सुन लो बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सीएम फडणवीस ने ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को सुनाया करारा जवाब। चूहो वाली देवी के दर्शन को जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शीज फायर के बाद राजस्थान दौरे पर करणी माता मंदिर में करेंगे पूजा। कांग्रेस को थरूर से जलन है, बीजेपी का तंज। इतने काबिल नेता को पार्टी में क्यों नहीं मिलती जगह। हैदराबाद में भीषण आग, 17 की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। और देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का सम्मान समारोह मुंबई में। न्यायपालिका की आजादी पर दिया बड़ा संदेश। लोकतंत्र की आत्मा है न्याय। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय सैन्य बलों की सराहना की और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का संकल्प भी दोहराया। अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी कैंपों को नष्ट किया है। पाकिस्तान ने हमें परमाणु बम की धमकी दी, लेकिन हमारी सेना ने उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। अमित शाह ने आगे ये भी कहा है कि आज पूरी दुनिया हमारी सेना के धैर्य और पीएम मोदी के दृढ़ नेतृत्व की प्रशंसा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी वायु रक्षा प्रणाली इतनी उत्तम हो गई कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन भारत की भूमि तक नहीं पहुंच पाया। 100 से अधिक आतंकवादियों को मारने के बाद भी पाकिस्तान सोच में ही था और हमने उनके 15 हवाई ठिकानों पर हमला कर दिया, लेकिन हमने उनके लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारी सेना ने उन्हें एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि अगर भारत के लोगों के साथ कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा। और पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए एक बड़ा बयान दिया है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फडणवीस ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे अब समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है। फडणवीस ने कहा है कि जब भी पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है तो उसे भारत की ताकत का एहसास कराया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। अब वह भारत से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल लगातार बना हुआ है। मला सांगताना आनंद वाटतो, भारताची डिफेन्स सिस्टीम इतकी चांगली होती, पाकिस्तानचा एकही हल्ला सफल झाला नाही। पाकिस्तानने 600 ड्रोन हल्ले केले, ते सगळेच्या सगळे ड्रोन आकाशातच आम्ही मोडून टाकले। पाकिस्तानने विमानाने हल्ला केला, त्यांची सगळी विमानं आकाशातच त्या ठिकाणी उडवून टाकण्याचं काम हे आमच्या सेनेने केलं। एकही हल्ला पाकिस्तानचा यशस्वी होऊ शकला नाही, पण त्याच वेळी जवाबी हल्ला भारताने केला तर पाकिस्तानचे जेवढे सैन्य तळ होते त्याचे तुकडे तुकडे झाले, ते तहस-नहस झाले, ते मातीत मिळवण्याचं काम हे भारताने करून दाखवलं। आमचा ब्रह्मोस ज्यावेळी त्या ठिकाणी जात होता त्याची काट पाकिस्तान जवळ नव्हती। ब्रह्मोस मिसाईलने ज्या प्रकारे पाकिस्तानचे एअर बेसेस तोडफोड करून टाकले। अरे पाकिस्तान रोज खोटं बोलत होता, पण न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट सारख्या
आंतरराष्ट्रीय पेपरने ज्यावेळेस फोटो छापले आणि पाकिस्तानचे त्या ठिकाणी एअर बेसेस, पाकिस्तानच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्या ठिकाणी सोयी या उद्ध्वस्त झालेल्या दाखवल्या, त्यावेळी पाकिस्तानला दाखवायला तोंड उरलं नाही आणि पाकिस्तानच्या लक्षात आलं हिंदुस्थानच आपला बाप आहे, आपण हिंदुस्थानच्या पुढे जाऊ शकत नाही। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री बीकानेर बॉर्डर पर स्थित करणी माता मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। इस अवसर पर पीएम के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी यहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम पहली बार राजस्थान में सबसे बड़ी जनसभा करेंगे। राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक शहर में करणी माता का मंदिर है। करणी माता का यह मंदिर चूहों की देवी के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। चूहों का जूठा प्रसाद यहाँ भक्तों में बांटा जाता है और पूरे मंदिर में हजारों की संख्या में इनकी मौजूदगी भी है। इन चूहों को करणी माता की संतान के रूप में भी देखा जाता है। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नाल एयरबेस को पाकिस्तान ने निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस हमले को नाकाम कर दिया था। इसलिए पीएम मोदी की यात्रा को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और वाकपटुता की बीजेपी ने जमकर तारीफ की है, लेकिन साथ ही सवाल भी उठाया है कि अगर थरूर इतने काबिल हैं तो उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस में उनकी जगह क्यों नहीं बन पा रही है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या कांग्रेस को थरूर से जलन है या वो पार्टी की हाईकमान से ज़्यादा लोकप्रिय होने की सजा भुगत रहे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और थरूर को एक खास जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें 7 दलों के एक समूह का नेतृत्व करना था जो दुनिया भर में जाकर भारत का पक्ष रखेगा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा। लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से शशि थरूर का नाम दिया ही नहीं था, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से शशि थरूर को शामिल कर लिया, जिसके चलते कांग्रेस अब बीजेपी से नाराज़ है और कह रही है कि बीजेपी अब अपनी राजनीति करने पर उतारी हो चुकी है। बीजेपी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि इतने बड़े कद के नेता को कांग्रेस ने क्यों नज़रअंदाज किया। थरूर के सरकार के साथ कदम ताल करने से कांग्रेस के कुछ नेता अब नाराज़ हैं और शशि थरूर के अगले कदम का सभी को इंतजार भी है। हैदराबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के ऐतिहासिक चार मीनार के पास मीर चौक इलाके में रविवार की सुबह एक इमारत में भीषण आग लगने से तकरीबन 17 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। मृतकों में अधिकतर वे लोग हैं जो आग में झुलसने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान दम तोड़ बैठे। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें सुबह करीब 6:30 बजे के करीब आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश भी शुरू की गई। हालांकि तब तक इमारत में मौजूद कई लोगों की जान जा चुकी थी। इस भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी की ओर से उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया है कि हैदराबाद की आग की घटना से वो अत्यंत दुखी हैं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी पीएम मोदी ने की है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे के पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से हर मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राशि दी जाने की घोषणा की गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रशासन राहत व बचाव कार्यों में जी तोड़ से जुटा हुआ है। मुंबई में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के एक समारोह में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को उनके न्यायिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें न्यायपालिका, विधि जगत और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गवई के न्यायिक करियर की सराहना की गई, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका की आज़ादी और निष्पक्षता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने संबोधन में सीजेआई गवई ने न्यायपालिका की आज़ादी और संविधान के मूल्यों की रक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा, न्यायपालिका की आज़ादी लोकतंत्र की आधारशिला है और हमें इसे हर हाल में बनाए रखना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि न्यायिक सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। भारताचा सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्याची संधी मला मिळते हे मी माझं भाग्य समजतो। आपली जी संविधानिक वाटचाल आहे ती
मागच्या 75 वर्षाची कुठल्याही राज्यघटनेकरता 75 वर्षाची वाटचाल ही काही खूप मोठी कालखंड नाही आहे. परंतु या 75 वर्षाच्या कालखंडामध्ये मी निश्चितपणे सांगू शकतो की भारताच्या ज्या लोकशाहीचे जे 3 स्तंभ आहेत ते म्हणजे विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांनी निश्चितच आपल्या घटनेला अभिप्रेत असलेला आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न केलेले आहेत. माझ्या हातून असं कुठलेही काम होऊ नये की जेणेकरून बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा, मुंबई उच्च न्यायालय याच्या नावाला थोडासाही धप्पा लागेल. माझ्याकडून असं काम व्हावं की द रूल ऑफ लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज, द प्रिन्सिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड जस्टिस आर मेंटेन्ड. मला आपण आशीर्वाद द्या की ह्या सर्व करण्यासाठी मला एक स्ट्रेंथ मिळेल, आपल्यापासून प्रेरणा मिळेल. पुनश्च एकदा आपल्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करून मी माझे लांबलेले 2 शब्द संपवितो. महाराष्ट्र बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने न्यायमूर्ति गवई के योगदान की सराहना की और उन्हें भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी. यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में तुर्की ने हर तरीके से पाकिस्तान की मदद की, लेकिन अब तुर्की को पाक का साथ देना भारी पड़ सकता है. भारत सरकार ने तुर्की पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. इसी बीच MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तुर्की पर निशाना साधा है. इसके साथ ही नसीहत भी दी है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें तुर्की को याद दिलाना चाहिए कि भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा इज्जतदार मुसलमान रहते हैं. जिस तरह से पाकिस्तान ने अब तक बर्ताव किया है, उनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है. ओवैसी ने तुर्की को आंख मूंद कर पाकिस्तान पर भरोसा न करने की सलाह भी दी है. उन्होंने कहा है कि भारत के तुर्की से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, इस बात पर भी तुर्की को ध्यान देना होगा. पाकिस्तान का साथ देने के बजाय भारत के साथ संबंध बनाने चाहिए. ओवैसी ने आगे ये भी कहा है कि भारत का हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहा है. गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को समर्थन देने के कारण भारत में तुर्की का बहिष्कार करने की मांग तेज होती जा रही है. रहना चाहिए. तो जो देश का देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा. और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी. मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं. और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है. तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की. कितनी ज़रूरत लगती है इस तरह के डेलीगेशंस को जो है इस वक्त में जाना और दुनिया को बताना, बाकी देशों को भी? देखिए, पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे, फिर उसके बाद एक डेलीगेशन गया था. फिर उसके बाद 2008 में जब 26/11 का हुआ, उसमें भी उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक डेलीगेशन भिजाया था. तो ये हमारी जिम्मेदारी है. हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमको चुनकर भिजाया है
तो चुनकर सिर्फ यही नहीं भिजाया कि हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें, बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ में है, और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक़तन ये दहशतगर्दी के आतंकवाद के वाक़यात होते हैं। और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। सर, इस डेलीगेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। कांग्रेस की एक लिस्ट आती है, शशि थरूर का नाम नहीं होता, अभी आया है इसमें शशि थरूर जी का नाम है। इस पर जो जिस तरीके से अभी पूरी राजनीति चल रही है उस पर क्या? मेरी पार्टी का मेरे से पूछो, आप दूसरी पार्टी में मेरे से क्यों पूछ रहे डेलीगेशन के आप भी हैं? अरे नहीं, तो आप पार्टी का पूछ रहे ना, मैं कैसे बोलूंगा दूसरी पार्टी के बारे में? मेंबर्स में लिस्ट को लेकर वो पार्टी, आप पार्टी से पूछ लो, वो जो पार्टी के है मैं कैसे बोलूंगा दूसरी पार्टी के बारे में? मैं तो क्यों बताएंगे, वो आजकल नहीं बताएंगे, आजकल नहीं बताएंगे। पाकिस्तान जिस तरीके से खासकर वहाँ पे जो नेता है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और कई बातें जो है झूठ भी बता रहे हैं, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? अरे झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाए स्वयं वो लोग, तो झूठ ही बोलेंगे ना, तो झूठ ही बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास भी है। क्या दोनों रुक रहे क्या? एक दूसरे को मार रहे बराबर। न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम क्या करेंगे? आप क्या वो करेंगे क्या? गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते पर अपनी राय रखी है। मुंबई में एक बुक लॉन्च इवेंट में उन्होंने कहा कि उन्हें दोनों देशों की जनता से खरी खोटी सुननी पड़ती है। पाकिस्तानी उन्हें काफिर कहते हैं और भारतीय कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जावेद अख्तर ने कहा कि अगर कोई एक तरफ से बात करता है तो लोग उससे नाखुश रहते हैं, लेकिन जब कोई दोनों तरफ से बात करता है तो और भी ज़्यादा लोग नाखुश रहते हैं। दोनों तरफ से गालियाँ मिलती हैं। जावेद अख्तर ने आगे ये भी कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तान और नरक में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो नरक जाना पसंद करेंगे। वह दोनों तरफ के कट्टरपंथियों से गालियां खाने के आदी हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह उनके लिए एक चुनौती है और वह इसके लिए तैयार भी हैं। जावेद अख्तर की बात से यह साफ होता है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे। अख्तर का ये भी बयान चर्चा में है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, और उनके इस बयान से यह भी पता चलता है कि वो एक सच्चे देशभक्त भी हैं। उन्हें जो बात सच लगे कहें, जो बात बुरी लगे वो कहें। पार्टी लॉयल्टी नहीं कोई, सब पार्टी हमारी और कोई पार्टी भी हमारी नहीं, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँगा और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाली हमारी सेना के शौर्य का जश्न भी मना रही है। इस दौरान शनिवार को रोज गुजरात में तिरंगा यात्रा में शामिल हुई ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी की जुड़वा बहन सायना सुनसारा ने भारत सरकार और भारतीय सेना की तारीफ की।
सायना सुनसारा ने आगे कहा कि इतने सारे तिरंगे देखकर परमवीर चक्र से सम्मानित हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा की कुछ लाइनें याद आती हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रही हैं सायना सुनसारा। हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जो स्टेप लिया टेररिज्म के अगेंस्ट में, वो बहुत ही ज़्यादा जो है तारीफ के काबिल है। और हमारा डिफेंस सिस्टम जो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो कैप्टन विक्रम बत्रा है, जिनको परमवीर चक्र मिला है, उनकी कुछ लाइनें ही सारे तिरंगा को देख के याद आता है। उन्होंने कहा था, इधर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग और आई विल कम बैक ड्रैप्ड इन इट, बट श्योरली आई विल कम बैक। तो ये जज्बा होता है हमारा जो डिफेंस है अपने कंट्री के लिए। जब उनको एक रास्ता जुनून मिल जाता है ना, तो फिर वो बस मतलब सब चीज़ों को खत्म करके ही रुकते हैं, ऐसे रुकते नहीं है। गौरतलब है कि कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन सायना सुनसारा एक फैशन डिजाइनर, मॉडल और एक्टर हैं। वो मिस यूनाइटेड नेशंस साल 2018 और मिस इंडिया अर्थवर्ल्ड पीस भी रह चुकी हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर बोलते हुए केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले भी एक मध्य प्रदेश में बीजेपी का आईटी सेल का आदमी पकड़ा गया था और इसी तरह ज्योति मल्होत्रा भी पकड़ी गई है। विजय वडेट्टीवार ने आगे ये भी कहा है कि ज्योति अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताती थी और आज उसी पर देशद्रोह का आरोप लगा है। बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो देशभक्ति का ढिंडोरा पीटती हैं, लेकिन वे असल में गद्दार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ज्योति जब एक ही दिन में 2 देश घूम लेती है तो ऐसे में हमारे देश का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। ऐसे कितने लोग मध्य प्रदेश में भी ये आईटी सेल का बीजेपी का आदमी इस तरह का काम करते हुए पकड़ा गया था। ये अभी जो ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर जो पकड़ी गई, ये तो खुलेआम कहती थी कि मैं भाजपा की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। ऐसे लोग आज भाजपा में है जो देश के अंदर रहते हुए देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं और देशभक्ति का ढिंडोरा भाजपा पीटती है। मैं एक बताना चाहूंगा, जितने लोग पाकिस्तान के सीमा के पार आतंकी है, तो देश के अंदर के ये जो सफेद नकाबपोश खुद को देशभक्त राष्ट्रभक्त कहने वाले जो आतंकी देश के अंदर है, उनको भी ढूंढने की आवश्यकता है। आज ये ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, खुलेआम भाजपा का दुपट्टा डालती है, टोपी पहनती है, देशभक्त कहती है। तो ये क्या इनको आईबी को पता नहीं है? ये जब पाकिस्तान जाती है, चाइना जाती है, एक सेम डे में दोनों देश का वीजा मिलता है, वहां से काठमांडू जाती है। क्या कर रहा है इंटेलिजेंस हमारा? जहां पे 300 किलो आरडीएक्स मिला पुलवामा में, वो टेररिस्ट अभी तक नहीं मिले, और हम बात करें तो हम राष्ट्रभक्त नहीं है। ऐसे बेईमानों को ढूंढो और उनको खुलेआम 2-4 को चौक में लेकर फांसी लगा दो, ताकि देश के साथ में गद्दारी नहीं करे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोने की बड़ी तस्करी का खुलासा हुआ है। एयरपोर्ट कस्टम विभाग ने 2 अलग अलग मामलों में कुल 6.25 किलो सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। यह सोना एयरपोर्ट पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों के पास से मिला है। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने यह सोना अपने कपड़ों के अंदर और जैकेट की जेबों में छिपा रखा था, ताकि किसी को शक न हो। पहले केस में एक कर्मचारी को एयरपोर्ट के लाउंज एरिया में रोका गया। उसके कपड़ों में मोम में छिपा कर रखे गए 2.8 किलो सोने के पाउच मिले। वहीं दूसरे मामले में एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एक कर्मचारी को पकड़ा गया, जिसकी जैकेट से 2.95 किलो सोना बरामद किया गया। कस्टम अधिकारियों का कहना है कि यह सोना ट्रांजिट यात्रियों से लिया गया था, जिसे यह कर्मचारी एयरपोर्ट से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस घटना से साफ है कि तस्कर अब एयरपोर्ट स्टाफ का इस्तेमाल करने लगे हैं और ऐसे मामलों को रोकने के लिए कस्टम विभाग पहले के मुकाबले और ज़्यादा अलर्ट नजर आ रहे हैं। फिर वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आईपीएल 2025 के मैच में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने भारतीय सेना को ट्रिब्यूट दिया। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया और स्टेडियम की स्क्रीन पर भारतीय सेना को धन्यवाद का संदेश भी दिखाया गया। यह सम्मान भारतीय सेना की बहादुरी और देश की रक्षा के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। खिलाड़ियों ने इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस के दौरान भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने कहा कि सेना के जवानों को बधाई, जिन्होंने देश के लिए काम किया और यह सुनिश्चित किया कि हम सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 को हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण 10 दिन के लिए रोक दिया गया था। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मुंबई बीएमसी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने मलाड के एरंगल गांव में एक भूखंड पर अवैध निर्माण कराया है। बीएमसी ने 10 मई को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर निर्माण को उचित ठहराने का निर्देश भी दिया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर संरचना को ध्वस्त किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दिग्गज अभिनेता और भाजपा नेता को मलाड के एरंगल गांव में एक भूखंड पर कथित रूप से अवैध निर्माण कराने के लिए कारण बताओ ये नोटिस जारी हुआ है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक मिथुन को अब यह बताना होगा कि निर्माण को क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में 101 गैर कानूनी निर्माणों की पहचान भी की गई है। बीएमसी ने यह भी कहा है कि ये संरचनाएं बिना मंजूरी के बनाई गई हैं। एमएमसी अधिनियम की धारा 475A के मुताबिक उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि कारावास भी हो सकता है। वहीं आरोपों का जवाब देते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने दावों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई गैर कानूनी निर्माण नहीं है और कई लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती अपने जवाब भेज रहे हैं। बीएमसी की इस कार्रवाई से अभिनेता की आगे मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। परेश रावल ने हाल ही में हेरा फेरी 3 से अपने एग्जिट पर चुप्पी तोड़ी है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कहा है कि उन्होंने फिल्म निर्माता के साथ क्रिएटिव डिफरेंस के कारण फिल्म नहीं छोड़ी है। उन्होंने लिखा है कि वो फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन के प्रति अपार प्रेम, सम्मान और विश्वास रखते हैं। उनका फैसला क्रिएटिव डिफरेंस के कारण नहीं था। परेश रावल के इस बयान से फैंस को थोड़ी राहत मिल सकती है। हेरा फेरी 3 से परेश रावल के एग्जिट की खबर ने फैंस को काफ़ी निराश कर दिया था। फैंस जो परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ मिलकर जो हंसी का तड़का लगाते थे, उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। प्रियदर्शन की फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की वापसी हुई है, लेकिन देखना होगा, अब फैंस को इंतजार रहेगा हेरा फेरी 3 में परेश रावल की जगह कौन लेता है। पिछले काफ़ी वक्त से एक सुपरहिट फिल्म का इंतजार कर रहे भाईजान सलमान खान ने आखिरकार फिल्म की स्क्रिप्ट को हरी झंडी दिखा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने अपकमिंग फिल्म के लिए अपूर्व लाखिया के साथ हाथ मिलाया है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी सलमान खान को पसंद आई है और विचार करने के बाद वो इसमें काम करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। इन दिनों सिनेमाघरों में भारतीय सेना या युद्ध की कहानी दिखाने वाली फिल्मों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। शायद यही कारण भी हो सकता है कि सलमान खान ने अपूर्व लाखिया की वॉर ड्रामा मूवी साइन की है। कुछ रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि सलमान खान की यह फिल्म गलवान घाटी साल 2020 संघर्ष पर आधारित होगी। इसके निर्देशन की जिम्मेदारी बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक अपूर्व लाखिया निभाएंगे। आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया।